वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 26 अगस्त 2021 और 26 अगस्त 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न है कि बिहार में जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर हाल ही में बिहार से कितने दलों के नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 10 दलों के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से इस मुद्दे को लेकर यानी कि जातिगत मुद्दे को लेकर अभी हाल ही में मतलब कि मुलाकात की थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर था। सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल में लिखा कीजिए। और जो लोग यहाँ पे पहली बार विजिट किया था आपको बता दूं कि जनवरी से लेकर अब तक ये सीरीज का सारा वीडियो चैनल पे अपलोड है। इसे मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है, आप जाके सारे वीडियो को देखकर अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये मेरा आपसे वादा है कि आपको दोबारा कहीं से भी करंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी बिहार के परीक्षाओं के लिए। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। आज हमारा है 26 अगस्त और 26 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो 26 अगस्त को प्रत्येक वर्ष जो दिवस मनाया जाता है यह है महिला समानता दिवस, यानी कि वुमेन इक्वलिटी डे प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है। अब यहाँ पर हम चलते हैं पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में 25 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कितने स्टेट हाईवे का उद्घाटन किया है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 स्टेट हाईवे का उद्घाटन अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 25 अगस्त 2021 को किया गया। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में 1121.32 करोड़ की लागत से 4 स्टेट हाईवे का उद्घाटन किया है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब ये 4 स्टेट हाईवे कौन कौन से हैं यहाँ पे मैंने कंप्लीट सूची को ऐड किया है। तो एक एक करके सारे को देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे पहला है कि 332 करोड़ की लागत से 41.1 किलोमीटर की घोघा पंजवारा स्टेट हाईवे 84 का उद्घाटन किया गया। और फिर यहाँ पे हमारा दूसरा है कि 220 करोड़ की लागत से बनी 29.55 किलोमीटर की अकबर नगर अमरपुर एचएस यानी कि स्टेट हाईवे 85 का उद्घाटन किया गया। तीसरा हमारा होगा कि 504 करोड़ की लागत से बनी 55 किलोमीटर की बिहिया जगदीशपुर पीरो बिहटा एसएच जो कि 102 मतलब कि ये एसएच है यानी कि स्टेट हाईवे नंबर 102। और यहाँ पे हमारा चौथा है कि और 64.60 करोड़ की लागत से बनी 4.55 किलोमीटर की बीरपुर उदा किशनगंज एसएच 91 पथ के अंतर्गत बिहारीगंज बाईपास शामिल है। तो कुल मिलाकर ये 4 मतलब स्टेट हाईवे का भी हाल ही में उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। ये चारों को आपको यहाँ से याद रखना है। हालांकि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है कितने स्टेट हाईवे का उद्घाटन हुआ है और इसकी जो लागत थी ये कितनी थी। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न हाल ही में बीपी मंडल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, अर्थात किस राज्य के वे पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अब यहाँ पर मैं इनके बारे में कंप्लीट चीज़ों को बता दूं तो हाल ही में स्वर्गीय बीपी मंडल या फिर बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की जयंती मनाई गई है। वे बिहार के मुख्यमंत्री थे। वे एक भारतीय राजनेता जो कि भारतीय संसद के सदस्य एवं मंडल आयोग के निर्माता व अध्यक्ष रहे थे। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। अभी हाल ही में इनकी जयंती मनाई गई है तो यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ मैंने आगे लिखा है उनका जन्म 25 अगस्त 1918 को बनारस में हुआ था। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ठीक है। तो इनका जन्म 25 अगस्त 1918 को यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था और वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रास बिहारी मंडल के 7वें संतान थे। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे रास बिहारी मंडल तो इनके ये 7वें संतान थे जिनका नाम था बीपी मंडल। ये बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे। अब यहाँ पे मैंने आगे उसी चीज को लिखा है, वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे तथा बिहार के 7वें मुख्यमंत्री थे। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। उनका जो कार्यकाल था कि 1 फरवरी 1968 से 2 मार्च 1968 तक का था। हालांकि ये कार्यकाल छोटा था लेकिन आपको याद रखना है कि 1 फरवरी 1968 से 2 मार्च 1968 तक ये बिहार के मुख्यमंत्री थे। अब यहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो उसको यहाँ पे मैंने ऐड किया है। तो इनके पहले सतीश प्रसाद सिंह और इनके बाद भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री थे। अब यहाँ पे सतीश प्रसाद सिंह की चर्चा हुई तो इसीलिए आगे मैंने एक पॉइंट को और ऐड कर दिया। बिहार में सबसे कम अवधि वाले मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह थे, यानी कि इनका जो कार्यकाल था केवल और केवल 5 दिन का ही था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि प्रथम दलित जो मुख्यमंत्री थे बिहार के ये थे भोला पासवान शास्त्री। अब दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कि मतलब कि जिनका कार्यकाल बहुत ही छोटा था, लगभग 5 दिनों का ही कार्यकाल था, ठीक है। ये सारी चीजों का आप यहाँ से याद रखें। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के मालवाहक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण बिहार के किस जिले में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी।
मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बक्सर जिले में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स के मालवाहक विमान के पंखे में तकनीकी खराबी आ जाने और चिंगारी निकलने के बाद हेलीकॉप्टर को बक्सर के मनिकपुर उच्च विद्यालय के मैदान में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। आप यहाँ पर इस इमेज में इंडियन एयरफोर्स के मालवाहक हेलीकॉप्टर को देख सकते हैं और यहाँ पे मैंने आगे लिखा कि उस वक्त हेलीकॉप्टर में वायुसेना के जवान सवार थे, किंतु इस घटना में किसी भी तरह की मतलब नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली अभी तक। और यह हेलीकॉप्टर इलाहाबाद से बीटा एयरफोर्स स्टेशन आ रहा था और इसी बीच बक्सर में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तो इसमें तकनीकी खराबी आया था इसके पंखे में, जिसमें कि मतलब चिंगारी निकल रहा था, जिसके बाद यहाँ पर बक्सर के जो मतलब कि ये मनिकपुर उच्च विद्यालय में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तो ये भी बात आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पे चर्चा हो रही है बक्सर की, तो बक्सर से कई ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। हम इसको यहाँ पर मैप पर देख के समझेंगे। जब आप बक्सर की स्थिति को ढूंढेंगे बिहार वाले मैप पर, तो यहाँ पर आपको बक्सर की स्थिति देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बक्सर जिले की जो सीमा है ये कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो कुल मिला के 3 जिले हैं, जो कि भोजपुर, रोहतास और कैमूर या फिर भभुआ। तो कुल मिला के 3 जिले हैं जो कि बक्सर के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। लेकिन अगर हम बात करें पटना जिले की, तो पटना जिले की जो सीमा है ये 9 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ये पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। अब यहाँ से बक्सर से संबंधित एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। ये पॉइंट ये है कि बिहार में गंगा नदी का जो प्रवेश होता है, ये बक्सर में एक स्थान है चौसा। इस जगह पे बक्सर में एक स्थान है चौसा, वहीं पर बिहार में गंगा नदी का प्रवेश होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न बीपीएससी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि बक्सर किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार में 9 प्रमंडल हैं और इन 9 प्रमंडल में से बक्सर जो आता है ये पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और पटना प्रमंडल का जो मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर जो है ये पटना है और इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं, जो कि पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास और नालंदा। ये कुल मिला के 6 जिले पटना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि बक्सर भी पटना प्रमंडल का ही हिस्सा है। चलिए अब यहाँ पर चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न हाल ही में किनके द्वारा एक नए भू स्थानिक नियोजन पोर्टल युक्त धारा की शुरुआत की गई है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिराज सिंह के द्वारा भी हाल ही में युक्त धारा पोर्टल की शुरुआत की गई। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा एक नए भू स्थानिक नियोजन पोर्टल जिसका नाम है युक्त धारा, तो इसकी अभी हाल ही में शुरुआत की गई है केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, इस पोर्टल का नाम है युक्त धारा। अब यहाँ पर जानते हैं कि इस पोर्टल का कार्य क्या होगा या फिर इसका उद्देश्य क्या है। तो यह पोर्टल रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित डेटा का उपयोग करके नई मनरेगा संपत्तियों को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो मतलब संबंधित है ये मनरेगा से संबंधित है। अब यहाँ पे चर्चा हो रही है मनरेगा की, तो मनरेगा के बारे में कुछ चीज़ों को यहाँ पे मैंने ऐड किया है। ये आप सारी चीज़ों को बारीकी से समझिएगा, नोट जरूर कीजिएगा, ये आपके प्री एग्जाम में आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी से छुटकारा पाने के लिए केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी कि नरेगा का जो शुभारंभ हुआ था, ये मनमोहन सिंह सरकार ने 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से किया था। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी जो शुरुआत हुई थी पहले चरण की, सर्वप्रथम ये मतलब कि कांग्रेस के सरकार में यानी कि मनमोहन सिंह के सरकार में 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि मतलब ग्रामीण बेरोजगारी को खत्म करना और साथ ही साथ भूख और गरीबी से छुटकारा पाना इसका उद्देश्य था। तो इसी उद्देश्य को ध्यान रखते हुए इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन बाद में देखिए यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब इसकी शुरुआत हुई थी उस समय इसका जो नाम था ये था नरेगा योजना, लेकिन जिसे बाद में 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम या फिर मनरेगा कर दिया गया। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जयंती मनाई जाती है और इसी अवसर पर 2009 में इसे मतलब कि मनरेगा कर दिया, नरेगा से इसको मनरेगा कर दिया गया इसके नाम को। अब यहाँ पे मैंने आगे लिखा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या फिर मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है। ये आपको ध्यान रखना, और यह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है, ये इसका लक्ष्य है। तो इतनी सारे पॉइंट आपको यहाँ से मनरेगा से संबंधित याद रखना है। पहले इसका नाम नरेगा था, लेकिन 2009 के बाद इसका नाम मनरेगा हो गया। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 5वां प्रश्न, हाल ही में किनके द्वारा वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा एम वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा भी हाल ही में वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में भारत के 13वें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 24 अगस्त 2021 को वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया है। और अगर इस कार्यक्रम की बात करें तो यह कार्यक्रम बेंगलुरु के राजभवन में गिव इंडिया फाउंडेशन और सस्टेनेबल गोल कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि कर्नाटक बेंगलुरु के राजभवन में गिव इंडिया फाउंडेशन और सस्टेनेबल गोल्स कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा आयोजित किया गया था।
ये आपको ध्यान रखना, जिसकी शुरुआत जो की गई थी, इसे लॉन्च जो किया गया था, ये 13वें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। अब यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा फैक्ट को ऐड किया, जो कि मैं 2 से 4 दिन पहले मैंने आपको प्रश्न बताया था। यह प्रश्न यहाँ पर था कि हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ये प्रश्न मैंने आपको बताया था, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन अभी हाल ही में 13वें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया था। तो दोनों पॉइंट आप यहाँ से याद रखिए। दोस्तों, इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिए अगर आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। जिस प्रकार से ये जो सीरीज स्टार्ट हुआ जनवरी 2021 में, अब तक मैं आपके साथ इसी तरह से बना हूं और आपके एग्जाम तक इसी तरह से बना रहूंगा। अगर आपको इस सीरीज से हेल्प मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आज के इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 900 लाइक का, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पर चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा छठा प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने पश्चिमी फिलीपींस सागर में एक समुद्रिक साझेदारी युद्धाभ्यास किया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भारत और फिलीपींस की नौसेना ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने पश्चिमी फिलीपींस सागर में फिलीपींस की नौसेना के साथ एक समुद्रिक साझेदारी युद्धाभ्यास किया है, और इसमें भारतीय नौसेना के INS रणविजय और INS कोरा, जबकि फिलीपींस की नौसेना ने अभ्यास में BRP एंटोनियो लूना युद्धपोत को तैनात किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि जो मतलब पश्चिमी फिलीपींस सागर में जो समुद्रिक की साझेदारी युद्धाभ्यास किया गया, इसमें भारत की ओर से कौन युद्धपोत भाग लिया और साथ ही साथ फिलीपींस की ओर से कौन युद्धपोत ने भाग लिया, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भारत की ओर से INS विजय और INS कोरा, जबकि अगर हम बात करें फिलीपींस की, तो फिलीपींस की ओर से इसमें BRP एंटोनियो लूना मतलब युद्धपोत ने इसमें भाग लिया। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने भारत के बारे में एक और पॉइंट को ऐड किया है कि इससे पहले इंग्लिश चैनल में भारत UK नौसैनिक अभ्यास कोकन 2021 का आयोजन किया गया था। ये प्रश्न मैंने आपको कल ही बताया था, कल वाले वीडियो में, ठीक है, तो ये भी बात आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए, अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, हाल ही में कहाँ पैरालंपिक खेल 2020 का उद्घाटन किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोक्यो जापान में पैरालंपिक खेल 2020 का भी हाल ही में उद्घाटन किया गया। अब यहाँ पे कंप्लीट चीजों को मैंने ऐड किया है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो हाल ही में 24 अगस्त 2021 को पैरालंपिक खेल 2020 का उद्घाटन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन भले ही 2021 में हो रहा है, लेकिन ये मतलब खेल जो है ये पैरालंपिक खेल 2020 का है, जो कि इसमें देरी हुई है कोरोना संक्रमण के कारण, ठीक है, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आगे लिखा है कि टोक्यो पैरालंपिक खेल का आयोजन इस वर्ष 24 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर 2021 तक होगा। यानी कि इसका जो पीरियड है, यानी कि इसकी जो अवधि है, ये 24 अगस्त से शुरू होकर के 5 अगस्त 2021 तक मतलब ये समाप्त हो जाएगा। अब खेलों के इस महाकुंभ के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से टेक चंद ध्वजवाहक थे। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं, टेक चंद भारत की ओर से ध्वजवाहक थे ये टोक्यो पैरालंपिक खेल 2020 में, ये ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पे अगले पॉइंट में टोक्यो ओलंपिक से संबंधित चीजों को मैंने ऐड किया है। इससे पहले 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त 2021 तक ओलंपिक खेल 2020 का आयोजन किया गया। इस वर्ष ओलंपिक खेलों का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया था, जिसमें भारत ने 1 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते थे। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना कि भारत की ओर से नीरज चोपड़ा भाला फेंक में मतलब कि भारत को स्वर्ण पदक दिलाया, और जबकि कुल पदक की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर भारत ने टोक्यो 2020 में 7 पदक अपने नाम किया है। चलिए, अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न 8वां प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा भारत में फॉरम 4D कार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट शुरू किया गया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि नीति आयोग और विश्व संसाधन संस्थान, ये दोनों इसका राइट आंसर होगा, और इस प्रकार फाइनल आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में नीति आयोग और विश्व संसाधन संस्थान यानी कि वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने संयुक्त रूप से 23 अगस्त को NDC ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया परियोजना के तहत भारत में फॉरम डी कार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट शुरू किया है। ये आपको ध्यान रखना है कि नीति आयोग और विश्व संसाधन संस्थान दोनों के ये संयुक्त सहयोग से ये शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने अगला पॉइंट में लिखा कि यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया था, और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO श्री अमिताभ कांत ने इस फोरम मंच का उद्घाटन किया है। यानी कि यहाँ पर जो मतलब इसका उद्घाटन जो किया गया, ये मतलब नीति आयोग के जो मतलब अभी वर्तमान में CEO है अमिताभ कांत, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। और यहाँ पे चर्चा हो रही है नीति आयोग की, तो नीति आयोग के बारे में कुछ चीजों को यहाँ पर आप याद रखिए। नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी ये 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इससे पहले इसका जो नाम था ये था योजना आयोग। योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जबकि 1 जनवरी 2015 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका नाम को चेंज करते हुए इसे नीति आयोग नाम दिया। और नीति
नीति आयोग से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, खासकर बीपीएससी परीक्षा में कई बार प्रश्न बने हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को देखेंगे तो वहां पर आपको सारे प्रश्न देखने को मिला होगा। नीति आयोग में जो नीति का फुल फॉर्म है ये आपको याद रखना है। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। और नीति आयोग से संबंधित एक प्रश्न और है कि नीति आयोग का मतलब अध्यक्ष कौन होता है। तो जिस प्रकार से योजना आयोग में योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री, उसी प्रकार से नीति आयोग में भी नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ये होते हैं प्रधानमंत्री, यानी कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी इसके मतलब अध्यक्ष हैं। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 9वां प्रश्न। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने न्यूबेल्ट नामक भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसे आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी मद्रास ने न्यूबेल्ट नामक भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन विकसित किया। आप यहाँ पर इस इमेज में भी इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है कि नियो बेल्ट का उपयोग सड़कों के साथ साथ असमान जगहों में भी किया जा सकता है, यानी कि उबड़ खाबड़ वाले जगहों पे भी इसका उपयोग किया जा सकता है। और इसकी अधिकतम गति अर्थात इसकी जो टॉप स्पीड है ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होगी। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि यह लिथियम आयन बैटरी द्वारा संचालित है तथा प्रति चार्ज पर 25 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकती है, यानी कि एक बार चार्ज करने पर इसे 25 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर इससे संबंधित याद रखना है। ये भी जो व्हील चेयर का जो निर्माण किया गया ये आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो ऐसी संभावना है, इसे आप याद रखिए। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन सी कंपनी अपने सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बन गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, यानी कि एनसीएल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि एनसीएल भारत में अपने सभी कर्मचारियों को और उनके परिवारों के सदस्यों को कोविड-19 टीके के मतलब कोविड-19 के खिलाफ टीके लगाने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बन गया है। यानी कि जो कंपनी है ये मतलब कोल इंडिया लिमिटेड की ही सहायक कंपनी है जिसका नाम है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि अभी हाल ही में अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के सभी सदस्यों को कोविड-19 का जो मतलब टीका है ये लगाने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बन गया है। अब यहाँ पे मैंने अगला पॉइंट ऐड किया कि नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि एनसीएल भारत सरकार की सिंगरौली मध्य प्रदेश स्थित एक मिनी रत्न कंपनी है। ये आपको ध्यान रखना, ये मध्य प्रदेश के मतलब कि सिंगरौली में स्थित एक मिनी रत्न कंपनी है भारत सरकार की, जो कि विभिन्न कोयला खानों के साथ काम कर रही है और वर्तमान में देश के कुल कोयला उत्पादन में से 15% का योगदान कर रही है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, ये आंकड़े आपको याद रखना है। और फिर यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का घोषणा किया है। ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 लाख करोड़ रुपए का नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का घोषणा भी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 6 लाख करोड़ रुपए की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का घोषणा किया है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है कि इस योजना के जरिए सड़क, रेलवे से लेकर के पावर सेक्टर में इंफ्रा एसेट्स को मोनेटाइजेशन किया जाएगा, अर्थात इसका उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को मोनेटाइज करना है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज का इस वीडियो का प्रश्न है हाल ही में रूस के उफा में आयोजित जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। इसका आंसर के बारे में डिटेल में लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और जो लोग पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक हैं यहाँ पर इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज कर सकते हैं। और आइए जानते हैं पेड ग्रुप के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन को। अगर आप घर बैठे रहकर बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में इस चैनल के माध्यम से एक ई बुक लॉन्च किया गया। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। इस ई बुक की खासियत यह है कि विगत 28 वर्षों से बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई है उसके प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, यानी कि ये बाइलिंगुअल है। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। 2500 से अधिक प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है। आपको यहाँ पर बता दूं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आपके पास ई बुक हो या फिर बुक हो तो वो आपके लिए एकदम से वरदान सिद्ध होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको ये बताता है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। वहां से आपको ये समझ आता है कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना चाहिए, कहां से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सारा समझ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको पेड ग्रुप के बारे में बताता हूँ। अगर आप घर बैठे 67वें बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ये जो ग्रुप है ये आपको बीपीएससी सहित जो भी बिहार में परीक्षाएं आयोजित होती है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। जो भी खास करके लड़कियों और महिलाएं घर बैठे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ये ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बेहतर क्वालिटी का प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर आप सारी चीज़ों को देखिए। यहाँ पर आपको इस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें मिलेगी ये आप सारी चीज़ों को देख के ही समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं
आपको जो प्रोवाइड कराऊंगा ये होगा सबसे पहला हमारा टेस्ट सीरीज, जो कि बीपीएससी पैटर्न पर आधारित होगा। ये मॉडल सेट होगा। यहाँ पर आपको 50 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा और सारे के सारे प्रश्न जो इसमें होंगे वो आपको विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। ये बेहतर क्वालिटी का होगा। सारे के सारे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी क्वालिटी का देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज आपको मिलेगा वो मिलेगा बिहार करंट अफेयर्स के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जो कि आपको एक वर्ष का करंट अफेयर्स यानी कि जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। ये डेली मिलेगा, मंथली मिलेगा, साल का अंत होगा, वार्षिकांक भी मिलेगा। तो ये सारे यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो हमारा मेन होगा वो होगा बिहार जीके। यहाँ पर आपको संपूर्ण बिहार जीके का 2 पीडीएफ मिलेगा। आपको दोबारा कहीं से भी बिहार जीके या फिर बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा 2 वॉल्यूम में। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके बीपीएससी एग्जाम में सफलता पाने में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और उसका जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का करंट अफेयर जो होगा 2020 वाला वार्षिकांक। अगर आपको जरूरत हो तो ये भी आपको प्रोवाइड होगा, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में विगत 18 माह के करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसका जरूरत हो तो ये भी आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पीडीएफ है जो कि जैसे देख सकते हैं यहाँ पे प्राचीन इतिहास का और संपूर्ण विश्व इतिहास का पीडीएफ, ये सारे और भी छोटे छोटे पीडीएफ है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। तो मेनली जो हमारा होगा ये 4 सेक्शन होगा, यानी कि टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, संपूर्ण बिहार जीके और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये चारों यहाँ पर आपको पेड ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए, अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको pre21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रहे, आपको कॉल नहीं करना है, बल्कि इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है pre21 लिख के। यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, आपको कैसे पेमेंट करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये मैसेज करने के बाद मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ है। इसका जो फी है ये 399 रुपया है। ये 399 रुपये में ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। 399 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं होती है। अगर आप मार्केट में देखेंगे जो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है वो आपको 1000 से 1500 रुपये में आपको 10 से 15 टेस्ट अवेलेबल कराता है। यहाँ पर मैं आपको 399 में आपको यहाँ पे 50 प्रैक्टिस सेट, 1 वर्ष का करंट अफेयर्स, बिहार जीके, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारे मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। आपको क्वालिटी के मामले में किसी भी प्रकार के कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आपसे डेमो मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिए, आप डेमो का डिमांड कीजिए, आपको डेमो पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे, वो आप क्वालिटी को देख के समझ पाएंगे किस प्रकार से हम यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और किस प्रकार से कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे सकते हैं, अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। यहाँ से अगर आप हमारे मतलब इस स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हैं तो आपसे मेरा वादा है कि इतनी सारी चीज़ों को कवर करने में आपका 40 से 50% मुझे कवर हो जाएगा। क्योंकि बीपीएससी परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है वहाँ से लगभग 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 38 प्रश्न हो गया। बिहार जीके अगर मैं 10 ही मान लूँ तो 38 10 कितना हो गया, 48 48 हो गया। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष जो 66वें बीपीएससी आयोजित हुआ था तो वहाँ पे हमारे टेस्ट सीरीज से 26 प्रश्न आए थे। 26 से 27 प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे। समझिए इतने सारे यहाँ से मतलब प्रश्न हमारे सेट से पूछे गए हैं। तो आप भी यहाँ पर हमारे पे भरोसा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आप भी इसे ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे मेंबर ऑलरेडी से ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।